ओके, चालू कर दीजिए। गुड मॉर्निंग। मैं विशाल प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस महिला महाविद्यालय, अलीगंज, लखनऊ। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको ब्लॉक 2 के अंतर्गत यूनिट 3 के अंतर्गत वुड्रो विल्सन और यूनिट 4 के अंतर्गत फ्रेडरिक टेलर को पढ़ाया था। आज हम यूनिट 3 के अंतर्गत हेनरी फ्योल को पढ़ेंगे। उसके पहले हमने जो पिछले क्लास में वुड्रो विल्सन और फ्रेडरिक टेलर के बारे में जो अध्ययन किया था उसको जल्दी से समराइज कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक बोला जाता है। उन्होंने जो लेख लिखा द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद से लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में मान्यता मिली और सभी प्रशासनिक चिंतकों ने लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में अध्ययन करना शुरू किया। इसके साथ साथ वुड्रो विल्सन ने पब्लिक एड एक सब्जेक्ट के रूप में इतना लेट में क्यों आया, इसके बारे में बात की थी। फिर वुड्रो विल्सन ने पॉलिटिक्स और प्रशासन को कैसे एक दूसरे से अलग किया जाए और किस सीमा तक किया जाए, और उसमें फिर कैसे पॉलिटिक्स और लोक प्रशासन को उन्होंने फिर समाहित करने की भी बात की, उसको देखा था। फिर हमने देखा था कि कैसे लोक प्रशासन को एक साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरह देखने की बात भी वुड्रो विल्सन ने की थी, उसको हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि लोक प्रशासन को उन्होंने एक व्यापारिक गतिविधि के रूप में अध्ययन करने की बात की थी। इन सभी विचारों को हमने वुड्रो विल्सन के अंतर्गत देखा था, जबकि फ्रेडरिक टेलर के अंतर्गत हमने उसके वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को देखा था कि कैसे टेलर का मानना था कि एक प्रकार से आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम कैसे करनी चाहिए, फिर कैसे उसका साइंटिफिक मैनेजमेंट करना चाहिए, और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिससे कि हम अपने चीजों को साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट करके औद्योगिक गतिविधियों को संचालित कर पाए। तो इन सब चीजों को हमने टेलर के अंतर्गत देखा था। आज हम चल के हुए शुरुआत करते हैं हेनरी फ्योल के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध या प्रबंध के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण चिंतक के रूप में माना जाता है, लेकिन पाश्चात्य प्रबंधन विचारधारा में बहुत लोगों का योगदान है। फ्योल ने भी प्रबंधन की अवधारणा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए फ्योल को भी प्रबंधन प्रक्रिया संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। हालांकि लंबे समय तक वैज्ञानिक प्रबंध को लेकर टेलर के लेखन पर ही आधारित अमेरिकी आविष्कार माना जाता रहा, लेकिन टेलर के लेख से पहले, बहुत पहले ही फ्योल ने अपने लेख लिख दिए थे, और इन्होंने भी प्रबंधन थिंकर के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो फ्योल के योगदानों को समझने के लिए सबसे पहले हम आइए देखते हैं कि फ्योल के जीवन परिचय कैसा था, वो कैसे परिस्थितियों में सोचते थे और कहाँ उनकी पढ़ाई लिखाई हुई जिसकी वजह से उन्होंने ऐसे विचार दिए। तो हम जानते हैं कि हेनरी फ्योल का जन्म 1841 ईस्वी में एक मध्यवर्गीय फ्रांसीसी परिवार में हुआ था, और इन्होंने अपने स्टडी के रूप में खनन इंजीनियरिंग से बीटेक किया था। माइनिंग इंजीनियरिंग एक तरह से इनका सब्जेक्ट था, और इस प्रकार से जब खनन इंजीनियरिंग की बीटेक करने के बाद इन्होंने एक खनन कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम करने लगे, और इंजीनियर के काम करने के दौरान उन्होंने उस कंपनी में आने वाली सभी समस्याओं का बहुत ही डिटेल में अध्ययन किया कि क्या क्या समस्याएं इस कंपनी को चलाने में आ रही हैं, और उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से और अपने कंपनी में योगदान को महत्वपूर्ण साबित करते हुए धीरे धीरे उस कंपनी में प्रबंध निदेशक के पद तक पहुंचे, और उन्होंने प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त के पश्चात अपने प्रशासन संबंधी सभी विचार दिए। फ्योल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह था कि जब वो कंपनी में कार्य कर रहे थे तो जो कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो एक प्रकार से दिवालियेपन की स्थिति में कंपनी पहुंचने वाली थी, और एक दिवालियेपन की कंपनी की हालत में जो कंपनी पहुंचने वाली थी, फ्योल ने उस कंपनी को उस कंडीशन से निकाला, और उस कंडीशन से केवल निकाला ही नहीं बल्कि एक ऐसी मजबूत वित्तीय हैसियत वाली कंपनी बनाया जिससे कि सभी लोग फ्योल के योगदान के बारे में बात करने लगे। और इसी संदर्भ में
उर्विक एक विचारक है, उन्होंने बोला कि उनका कहना था कि जिस सफलता से उन्होंने प्रबंध निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, वो फ्रांस के इतिहास की एक रोमांचवादी घटना थी कि एक कंपनी जो दिवालियेपन की स्थिति में थी, उसको न केवल उसकी हालत को ठीक किया बल्कि एक प्रकार से उसको लाभ की स्थिति में भी पहुंचाया। तो फ्योल ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से कंपनी अपने एक लाभदायक स्थिति में पहुंच पाई? तो सबसे पहले जो फ्योल ने अपना विचार दिया, उन्होंने बोला कि हम जनरली करते क्या हैं, हम जनरली प्रशासन तथा प्रबंधन के बीच में अंतर मांग करते हैं कि प्रबंधन दूसरी चीज है और प्रशासन दूसरी चीज है। फ्योल ने इसकी आलोचना की है। फ्योल का मानना था कि प्रशासन तथा प्रबंधन के बीच अंतर को गलत मानते थे फ्योल। उनका कहना था कि प्रबंधन और प्रशासन के बीच अंतर गलत है। फ्योल के शब्द में हम देखें तो फ्योल का मानना था कि प्रशासन शब्द को जो मैंने अर्थ दिया है और जो सामान्य रूप से स्वीकृत है, वह प्रशासनिक विज्ञान क्षेत्र को बेहद आयाम प्रदान करता है। मतलब फ्योल का मानना था कि जो प्रशासन होता है उसको प्रबंधन से अलग करके देखने की जरूरत नहीं है। उनका मानना इसके दायरे में न केवल लोक सेवा अपितु हर आकार और प्रकार और हर रूप और उद्देश्य के उद्यम आते हैं। वो प्रशासन को एक प्रकार से बृहद स्तर प्रदान करते हैं। कहते हैं कि लोक सेवा जो प्रशासनिक गतिविधि का संचालन के वहीं तक नहीं संबंध है, बल्कि हर प्रकार की औद्योगिक गतिविधि हो या जितने भी व्यापारिक गतिविधियां हो, उसमें भी प्रशासन और प्रबंधन को अलग नहीं किया जाना चाहिए और दोनों को समाहित करने की बात करते हैं। और प्रबंधन को महत्वपूर्ण मानते हुए वह कहते हैं कि प्रबंधन उपक्रमों के प्रशासन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहते हैं कि प्रशासन और प्रबंधन एक दूसरे से मिले हुए हैं और उपक्रम हर प्रकार के उपक्रमों में हर ये गतिविधि संचालित होती है। उन्होंने औद्योगिक गतिविधियों उपक्रमों की गतिविधियों को फ्योल ने 6 समूहों में विभाजित किया। उसके अंदर पहला जो था वो तकनीकी गतिविधि का क्षेत्र मानते हैं। कहते हैं तकनीकी गतिविधि के माध्यम से हम उत्पादन प्रक्रिया को संचालित करते हैं, विनिर्माण करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि कि हम कितना प्रोडक्शन करना है, कितना लक्ष्य निर्धारित किया, उस लक्ष्य को इसी तकनीकी गतिविधि के माध्यम से हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो पहली गतिविधि औद्योगिक उपक्रमों के अंतर्गत फ्योल ने तकनीकी गतिविधियों को माना और जब उत्पादन के बाद उन्होंने दूसरी गतिविधि के रूप में वाणिज्यिक गतिविधि को माना। उनका मानना था कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसको हम अगर मार्केट में ले जाएंगे, अगर मार्केट के विषय में उसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम अपने प्रोडक्शन को एक अच्छा मूल्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो उन्होंने कुशल उत्पादन के साथ साथ वाणिज्यिक गतिविधियों के बारे में जानना और बाजार की जानकारी का होना भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना था। उनका उत्पादन तो है लेकिन वाणिज्यिक गतिविधियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ जो तीसरी उन्होंने औद्योगिक गतिविधियों के अंतर्गत जो तीसरा तत्व माना वो वित्तीय गतिविधियां माना। उनका मानना था कि प्रत्येक कंपनी को या प्रत्येक प्रबंधक को पूंजी की तलाश और उसका महत्तम उपयोग कैसे किया जाए इसके बारे में हमेशा सोचना चाहिए। फ्योल का मानना था कि कोई भी कंपनी हो उसको संयंत्रों को खरीदने में, कच्चा माल को खरीदने में, कार्मिकों को वेतन देने में, इन सभी चीजों को करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो ऐसे समय में औद्योगिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए वित्तीय गतिविधियों को बारे में भी हमेशा प्रबंधक को सोचना चाहिए कि पैसा कहां से आएगा और पैसे को कहां इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इन वित्तीय गतिविधियों को फ्योल ने तीसरी गतिविधि के रूप में, औद्योगिक गतिविधि के रूप में माना था। जो चौथी गतिविधि थी वो सुरक्षात्मक गतिविधि को मानते। सुरक्षात्मक गतिविधि के अंतर्गत फ्योल का मानना था कि इसमें 2 प्रकार की सुरक्षा गतिविधियों को उन्होंने माना है। कंपनी में काम करने वाले लोगों या कार्मिकों की भी सुरक्षा की बात होनी चाहिए और जो संपत्ति लगा है उस कंपनी को निर्माण करने में वो कहीं दिवालियापन की स्थिति में ना जाए, जो संपत्ति इन्वेस्ट हुआ है वो कहीं बर्बाद ना हो जाए, इसका भी ध्यान देना होगा। इसके साथ जो नेचुरल
प्रकार के जो खतरे होते हैं, जैसे चोरी हो गई, आग हो गई, बाढ़ हो गई, सामाजिक उपद्रव हो गए, हड़ताल हो गए, इन सभी चीजों से भी सुरक्षा प्राप्त करना प्रबंधक का एक काम होना चाहिए। जो पांचवी एक्टिविटी मानते हैं फ्योल, वो लेखांकन गतिविधि के रूप में है। लेखांकन गतिविधि के अंतर्गत फ्योल का मानना था कि जितना भी इकोनॉमिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, अगर उसका एक लेखांकन नहीं किया जाएगा, किसी भी संगठन को अगर उसकी वित्तीय स्थिति का अनुमान लगाने के लिए शक्तिशाली प्रबंधकीय उपकरण नहीं होगा, तो कोई भी संगठन या कोई भी उद्यम उतना सफल नहीं हो सकता है। तो इसके लिए वो लेखांकन गतिविधि, अकाउंटिंग सिस्टम की भी बात करते। जो छठवां गतिविधि था फ्योल के अनुसार, वो प्रबंधकीय गतिविधि है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट गतिविधि फ्योल के अनुसार मानते हैं। वो फ्योल का मानना था कि प्रबंधक को एक कार्य, एक प्रकार की गतिविधि या कार्यकलाप मानते हैं। उनका मानना कि इसकी परवाह फ्योल नहीं करते थे कि इन गतिविधियों के संचालक को प्रबंधक कहा जाए, निदेशक कहा जाए, या बाबू कहा जाए, या सुपरवाइजर कहा जाए। उनका इससे बस इतना सरोकार था कि वो कार्य संचालित करने वाली परिस्थिति से संबंधित होना चाहिए। प्रबंधकीय गतिविधियों को या उसके मूल कार्यों को भी फ्योल ने 5 प्रमुख तत्वों में बांटा था, और उन 5 प्रमुख तत्वों को हम, जैसा कि हर एग्जाम में पूछा जाता है कि PO-CCC का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो इसके उत्तर के रूप में भी हम कह सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हेनरी फ्योल ने दिया था। तो यह यहाँ पे PO-CCC का मतलब क्या होता है? यहाँ पे P से मतलब है योजना, O से मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, C से मतलब है कोऑर्डिनेशन, एक और C से मतलब है कमांड, और एक C से मतलब है कंट्रोल। तो इन 5 प्रमुख तत्वों के रूप में प्रबंधकीय गतिविधि को भी डिवाइड करते हैं फ्योल। उनका मानना था कि किसी भी उद्यम को एक योजना निर्माण करना चाहिए, ताकि, और योजना निर्माण किस प्रकार होना चाहिए, बल्कि जो तत्कालिक गतिविधियां हैं, उन तत्कालिक गतिविधियों के साथ दीर्घकालिक लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, ऐसी योजना बनानी चाहिए। भारत में भी अगर हम देखें तो आजादी के बाद से 1951 से योजना बनाकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की बात की गई थी। उसमें किस क्षेत्र पर, किस सेक्टर पर ध्यान दिया जाएगा, उसकी बात की गई थी। तो फ्योल भी कहते हैं कि पहला योजना बनाना चाहिए, किसी भी प्रबंधकीय गतिविधि के अंतर्गत एक योजना का निर्माण करना चाहिए, जो तत्कालिक घटनाओं को दीर्घकालिक लक्ष्यों से पृथक करके और साथ में देखने का दोनों प्रयास करना चाहिए कि तत्कालीन कौन से उद्देश्य अपनी योजना से प्राप्त कर लेंगे, और दीर्घकालिक लक्ष्य में हम अपनी इस योजना से कौन से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके साथ साथ फ्योल ने अच्छी कार्य योजना की कुछ विशेषताएं भी बताई हैं। उनका मानना था कि जो योजना का निर्माण होना चाहिए, उसमें एक यूनिटी होनी चाहिए, इसके साथ निरंतरता होनी चाहिए, और योजना जो बनाई जाती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि अगर समय के या परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अगर उसमें कुछ चेंज करना पड़े तो उस चेंज को भी किया जा सके। इसके साथ साथ कहते थे वो योजना का सुस्पष्टता की भी बात करते हैं कि जो भी योजना बनाई गई उसमें स्पष्ट लक्ष्य हो कि किन लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना है, और उन लक्ष्यों के प्राप्त करने की दिशा में प्रबंधकीय गतिविधियों को संचालित की जानी चाहिए। जो दूसरा उनका तत्व ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन को वो 2 भागों में बांटते हैं। पहला भौतिक संगठन, और दूसरा उन्होंने बोला मानवीय संगठन। भौतिक संगठन के अंतर्गत हेनरी फ्योल जहां कंपनी, उसके अंदर सभी टेक्निकल चीजों को लगते थे, जबकि मानवीय संगठन के अंतर्गत वो उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों और उनके बीच के आपस के संबंधों को बात करते थे। और फ्योल का मानना था कि यह संगठन ही सुनिश्चित करता है कि योजना जो बनाई गई है वो विवेकपूर्ण बनाई गई है कि नहीं गई है। इसके साथ साथ संगठन का यह भी कार्य होता है कि वो जितनी भी एक्टिविटी संचालित हो रही है उसमें समरूपता लाने का प्रयास करेगा, और स्पष्ट, पृथक और सुनिश्चित निर्णयों को निरूपित करना चाहिए। इसके साथ साथ संगठन का एक और उद्देश्य होता है कि वो
उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों को कुछ अनुशासन बनाए रखे। और संगठन भौतिक तथा मानवीय दोनों तरह के जो संगठन है उसके पर्यवेक्षण भी हमेशा करना चाहिए। उस पर्यवेक्षण के माध्यम से देखना चाहिए कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। तो ये दूसरे तत्व के रूप में बात करते हैं। जहां तीसरे तत्व के रूप में फ्यूल कमांड या आदेश की बात करते हैं। फ्यूल के अनुसार आदेश देने की कला कुछ व्यक्तिगत गुणों और प्रबंधन के सामान्य सिद्धांतों पर निर्भर करती है। वो कहते हैं कि सभी व्यक्तियों के अंतर्गत आदेश देने का कला नहीं होती है, और वो प्रबंधकों के भी आदेश देने संबंधी गुण की बात करते हैं। कहते हैं कि प्रबंधक को तभी आदेश देना चाहिए जब उनको अपने सभी कार्मिकों के विषय में पूर्ण रूप से ज्ञान हो, उनके बारे में, सभी की गतिविधियों के बारे में उनके नॉलेज हो, उन सभी जो कार्मिक हैं उनके क्या कमजोर पक्ष हैं, उनके क्या मजबूत पक्ष हैं, उसका उनको ज्ञान हो, तब वो कार्मिकों को आदेश देना चाहिए। इसके साथ साथ प्रबंधकों के आदेश संबंधी गुण के अंतर्गत फ्यूल का मानना था कि प्रबंधक को यह देखना चाहिए कौन सा कार्मिक है जो अक्षम है, या तो उसकी अक्षमता को दूर कर दे या तो उसको कंपनी से निकाल देने की बात करते हैं, ऐसा ऑर्डर देने की बात करते हैं। इसके साथ साथ फ्यूल कार्मिकों में एकता, उत्साह और वफादारी लाने की भी बात करते हैं। कहते हैं जब तक हम जितने भी कर्मचारी हैं उनमें अगर उत्साह का संचार नहीं करेंगे, उनमें अपने काम के प्रति लगाव का अनुभव नहीं फील कराएंगे, तो वो उत्पादन गतिविधियों में अपने 100% नहीं दे पाएंगे, कंपनी के प्रति वो वफादारी नहीं रख पाएंगे। और इसके लिए वो कहते हैं कि अगर किन्हीं भी कार्मिकों के बीच में कुछ विवाद की स्थिति है तो उन विवाद को समाधान प्रबंधक को करना चाहिए, क्योंकि विवाद की स्थिति में कोई भी कर्मचारी अपने उद्देश्यों को ठीक प्रकार से संचालित नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ प्रबंधक के एक अन्य आदेश संबंधी गुण के अंदर फ्यूल का मानना था कि प्रबंधक को हमेशा संगठन का लेखा परीक्षण समय समय पर करना चाहिए, क्योंकि उससे सभी लोगों की अकाउंटेबिलिटी भी सुनिश्चित होगी। क्योंकि अगर अकाउंटेबिलिटी ना सुनिश्चित हो तो कोई भी संगठन उतना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो संगठन में लेखा परीक्षण की भी भूमिका की बात फ्यूल करते हैं। इसके जो दूसरे सी जिसका कोऑर्डिनेशन की बात भी फ्यूल करते हैं। समन्वय के अंतर्गत फ्यूल का मानना था कि जो भी प्रबंधक हो उसको दो प्रकार से समन्वय की बात करते हैं फ्यूल। पहला उनका मानना था कि उनको विभाग के अंदर, जैसे कोई भी कंपनी होती है उसमें बहुत सारे विभाग होते हैं आपस में, तो उन विभागों के बीच में समन्वय की स्थापना करनी होगी। जैसे कहीं सेल परचेज विभाग होगा, कहीं इलेक्ट्रिसिटी विभाग होगा, कहीं कच्चा माल विभाग होगा, कहीं मतलब कभी आयात विभाग होगा, कहीं निर्यात विभाग होगा। तो कहते हैं कि ये जितने भी एक विभाग होते हैं एक कंपनी के अंतर्गत, उन सभी विभागों के अंतर्गत कंपनी के अंदर समन्वय बनाने की बात करते हैं। इसके साथ साथ फ्यूल समन्वय के अंतर्गत कहते हैं कि एक कंपनी को दूसरे कंपनी से भी आपस में समन्वय स्थापित करना चाहिए, क्योंकि व्यापारिक गतिविधियां आज के वैश्वीकरण के युग में या तत्कालीन परिस्थितियों में भी जब तक हम सभी गतिविधियों में समन्वय नहीं हासिल करेंगे तब तक कोई भी कंपनी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए उन्होंने समन्वय की बात की, कहा कि सभी कर्मचारियों को मिलजुल कर काम करना चाहिए और सभी तरह की गतिविधियों और प्रयासों में संगति लाना चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी लाना चाहिए, ताकि संगठन को काम करने में आसानी हो सके। कि अगर समन्वय नहीं होगा, एक विभाग दूसरे प्रकार की सोच रखेगा और दूसरा विभाग दूसरे प्रकार की सोच रखेगा, तो इसे संगठन ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने काम में संगति लाने के साथ साथ संगठन को आसानी तरीके से काम करने की बात करते, जिससे कि उद्योग जो है उसमें लाभ अर्जन किया जा सके। इसके साथ जो अन्य तत्व थे, वो अगला सी था, वो कंट्रोल के रूप में था, नियंत्रण के रूप में बात करते हैं फ्यूल। उनका मानना था कि किसी भी कंपनी में जो स्वीकृति योजनाएं होती हैं
और जो स्थापित सिद्धांत होते हैं और जो समय समय पे आदेश दिए जाते हैं, इन तीनों के बीच में एक कंट्रोल स्थापित होना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि जो स्वीकृत योजनाएं हैं वो समय पे बदल जाए, या जो स्थापित सिद्धांत हैं उनको समय पे बदल दिया जाए, या जो जारी किया गया आदेश है उनको समन्वय में लाना पड़ेगा। इन तीनों में यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, और जब ये तीनों में यूनिफॉर्मिटी आएगी तब कोई भी संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेगा। तो इन 5 तत्वों को उन्होंने प्रबंधकीय गतिविधियों के अंतर्गत बात की। इसके साथ साथ फ्योल ने प्रबंधन के सिद्धांत भी दिए थे। उनका मानना था कि कोई जो प्रबंधन के सिद्धांत वो कठोर नहीं होने चाहिए, उनमें विभिन्न उद्यमों और व्यवस्थाओं को आत्मसात करने की क्षमता होनी चाहिए। और अपने इसी प्रबंधन सिद्धांत के व्यापक विचार विमर्श से फ्योल ने 14 सिद्धांत विकसित किए। और इस फ्योल के 14 सिद्धांत को अगर हम डिटेल में देखेंगे तो हम समझ सकेंगे कि किन किन गतिविधियों को संचालित करने की बात करते हैं अपने प्रबंधन सिद्धांत के अंतर्गत, या किन किन विशेषताओं से एक संगठन युक्त होना चाहिए। उनका मानना था कि कोई भी जो संगठन हो उसमें पहला जो प्रबंधकीय सिद्धांत उन्होंने बोला कि कार्य का विभाजन होना चाहिए, कि दोनों जो भी कार्मिक हैं उनको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए उन्हें कौन से कार्य करने हैं। तो कार्य विभाजन की वो बात करते हैं। सत्ता और उत्तरदायित्व की बात करते हैं, कि जो सत्ता को होल्ड कर रहा है उसके अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी संचालित किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ वो प्रबंधक सिद्धांत के अंतर्गत अनुशासन की बात करते हैं, कि संगठन के अंतर्गत अनुशासन बनाए रखना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत अगला तत्व के रूप में वो आदेश की एकता की बात करते हैं। आदेश की एकता का तात्पर्य है कि प्रत्येक कर्मचारी का एक बॉस होना चाहिए और उसके आदेशों के अनुसार उसको अपने कार्यों को संपादित करना चाहिए। 5वें तत्व के सिद्धांत के अंदर वो निर्देशन की एकता की बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति को एक जगह से ही निर्देश मिलने चाहिए। 6वें तत्व के रूप में वो व्यक्तिगत हित और व्यक्तिगत हित सार्वजनिक हित के बाद हो। कंपनी के हितों के बारे में पहले व्यक्ति को सोचना चाहिए, उसके बाद अपने हित के बारे में सोचने की बात फ्योल करते हैं। जो 7वां तत्व है उन्होंने बोला कि वो कार्मिकों का पारिश्रमिक भी होना चाहिए, एक उचित पारिश्रमिक संगठन के द्वारा कार्मिकों को दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ वो केंद्रीकरण की बात करते हैं। 9वें तत्व के रूप में वो स्केलर श्रृंखला की बात करते हैं। इसके साथ एक सीक्वेंसिंग की भी बात करते हैं। वो फिर निष्पक्षता की बात करते हैं कि कोई भेदभाव जैसी परिस्थिति वहां पे नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ कार्मिकों के कार्यकाल का अस्थायित्व होना चाहिए, ये कार्मिक कितने टेन्योर तक कार्य करेगा उसको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ 13वें तत्व के रूप में पहल की बात करते हैं, कि हर समय प्रबंधक को अपना कार्मिकों को लेकर पहल करने की एक क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो अगला सिद्धांत की 14वें और अंतिम तत्व के रूप में बात करते हैं वो एकत्व की भावना की बात करते हैं। फ्योल का मानना था कि जब तक एकत्व की भावना की फीलिंग संगठन के अंतर्गत नहीं आएगा तब तक हम किसी भी संगठन गतिविधियों को सही प्रकार से संचालित नहीं कर पाएंगे। तो ये फ्योल ने अपने प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए थे और इन 14 सिद्धांतों को लागू करने की बात की गई थी। तो ये हम समरी के रूप में फ्योल के विचारों को हम इतना समझ सके। लेकिन फ्योल की फिर आलोचना भी होती है। जो संरचनावादी हैं उनका तर्क है कि फ्योल प्रक्रियात्मक वर्गीकरण पर इतना जोर देते हैं कि उन्होंने किसी संरचनात्मक पहलुओं की उपेक्षा कर दी है। पीटर डगर एक विचारक हैं, उन्होंने बोला कि संगठनात्मक जैसी जीवंत गतिविधि पर फ्योल ने यांत्रिक मॉडलों का बोझ लाद दिया है और उन यांत्रिक मॉडलों का बोझ लादने के बाद उसके अकॉर्डिंग ही काम करने की बात फ्योल करते हैं, जिससे कि जो जीवंतता है वो समाप्त हो जाती है। इसके साथ साथ जो फ्योल के आदेश की एकता का सिद्धांत है उसकी भी आलोचना की जाती है। इसके अंतर्गत कहा जाता है कि उस संगठन में सिद्धांत पर आधारित पदसोपान को मजबूत करना बहुत मुश्किल होगा जिस संगठन में एकता की भावना नाम मात्र की हो या जो व्यक्तिगत संपर्क हो वो बहुत सीमित हो। अगर व्यक्तिगत संपर्क ही सीमित होगा तो ऐसे समय में हम आदेश की एकता के सिद्धांत को फॉलो नहीं कर सकते।
और आदेश की एकता का सिद्धांत ऐसी जगहों पर लागू नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ शास्त्रीय सिद्धांत के आलोचकों ने भी फ्योल की आलोचना की है। उनका मानना था कि फ्योल ने चाहिए और आवश्यक जैसे शब्दों के सीमाओं से संगठन को बांध दिया है और इस कारण उसकी आलोचना करते हैं। उनका मानना था कि क्योंकि इन शब्दों के इस्तेमाल से जो एक वैल्यू एडेड अध्ययन हो सकता था, जो अनुमान आधारित अध्ययन हो सकता था, उसकी गुंजाइश को इन्होंने समाप्त कर दिया है। तो हमें इतने चीजें हेनरी फ्योल के बारे में जाननी थी कि उन्होंने कौन कौन से 14 प्रबंधकीय सिद्धांत दिए और प्रबंधकीय गतिविधियों को उन्होंने POCCC के माध्यम से संचालित किया, उसकी बात करते हैं। और कैसे उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उसकी हम जाने, और उन्होंने उनकी किन किन विचारधाराओं ने किस प्रकार उनकी आलोचना की, इसको हमने जाना। अब हम आइए अगले विचारक के रूप में मेरी पार्कर फॉलेट को पढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत ही कम है, 1 घंटे के अंतर्गत 3 थिंकरों को पढ़ना है। तो आइए अगले विचारक के रूप में मेरी पार्कर फॉलेट को देखते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में सिद्धांत प्रतिपादन की दृष्टि से देखें तो मेरी पार्कर फॉलेट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन इनको ज्यादा लोकप्रियता नहीं मिली। इसका कारण शायद यह था कि उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जो कि उस समय पुरुषों का क्षेत्र था। उन्होंने औद्योगिक समूहों के विधिवत अध्ययन की शुरुआत करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, क्यों इनके पहले वह क्षेत्र शायद ही कभी राजनीति और समाज वैज्ञानिकों के अध्ययन का क्षेत्र रहा हो। तो मेरी पार्कर फॉलेट जब वो राज्य, संप्रभुता, राज्यों के स्वरूप, संविधान, इन सबों का अध्ययन नहीं किया, बल्कि उन्होंने उद्योग जैसे विषय पर अपना ध्यान केंद्रित किया। और उद्योग जैसी जो गतिविधियां हैं वो उस समय पुरुषों के क्षेत्र के विषय थी, पुरुषों के अंतर्गत अध्ययन का वो विषय आता था। इसलिए इन्होंने सिद्धांत तो दिए लेकिन उतना लोकप्रिय नहीं हो पाए। और उद्योगों में, संगठनों में मौजूद मानवीय संबंधों को सिद्धांतबद्ध किया ही नहीं, साथ ही इन सिद्धांतों को व्यापारियों के बीच भी स्वीकृति दिलाई। जो फॉलेट थी, उन्होंने अपने समय में प्रचलित आदर्श और जो उस समय फैक्ट थे और जो सिद्धांत थे, इन तीनों का मिश्रण अपने विचारों में करने का प्रयास किया है। और इन तीनों का विचारों का मिश्रण करने का तो उनका लॉजिक था, उनका मानना था कि उन्होंने अपने विश्वासों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वो सरकार के कार्य हो, उद्योग हो, व्यवसाय हो, गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां हो या शांति जैसी परिस्थितियां हो, सभी परिस्थितियों में लागू करने की बात वो करती। और जहां कहीं भी पुरुष और महिला एक साथ रहते हो, वहां पे भी एक अध्ययन का विषय उनके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो मैरी पार्कर फॉलेट का मूल विषय था, उन्होंने अपने मौलिक विचारों को इतनी सहजता और सरलता से प्रस्तुत करने के मामले में फॉलेट दुर्लभ क्षमता वाली प्रतिभाशाली लेखिका थी। और उन्होंने इतनी सहजता से अपने विचारों को दिया कि जो उनके समकालीन जितने भी विचारक थे, उन सभी विचारकों के ऊपर मैरी पार्कर फॉलेट का प्रभाव देखा जा सकता है। चाहे वो आडरवे टीड हो, चाहे हेनरी फ्योल हो, चाहे ओलिवर सेल्डन हो, इन सभी के विचारों पर मेरी पार्कर फॉलेट के विचार को प्रभाव को हम देख सकते। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी जो मेरी पार्कर फॉलेट थी, आइए उनके बारे में उनके ऑटोबायोग्राफी के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि फॉलेट का जन्म हुआ था 1868 में बोस्टन शहर में हुआ था। और फॉलेट ने दर्शन, इतिहास, राजनीति, विज्ञान के अध्ययन में दिलचस्पी ली। और इन्होंने दिलचस्पी नहीं ली बल्कि इसको अपने अध्ययन के विषय को व्यवहारिक जीवन में भी लागू करने का प्रयास किया। और ये सबसे बड़ा उनका योगदान भी माना जाता है। उन्होंने उस समय तत्कालीन समाज में प्रचलित सभी चीजों का अध्ययन करना, सहजता से अध्ययन करने का जोर दिया। इनकी जो 2-3 किताबें थी, उन किताबों ने अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया।
द न्यू स्टेट और क्रिएटिव एक्सपीरियंस, ये दो मुख्य किताबें हम फॉलेट के अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी पढ़ाई के बाद जैसे जैसे योगदान दिया समाज के लिए, उसके बारे में जाने। इन्होंने उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में महिलाओं, बच्चों और झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के साथ अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। इसके साथ उस समय इन्होंने महिलाओं की जो म्युनिसिपल लीग स्कूल थी, उसके अध्यापक के रूप में भी वहां पे काम किया और ढेर सारी एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी में इन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व किया ताकि उस समय की समाज की गतिविधियों के बारे में हम जान सकें। और इन्हीं गतिविधियों के कारण तो उन्होंने सिद्धांत दिया जो कि एक व्यवहारिक समस्याओं पर आधारित था, उसको उन्होंने दिया। उस सिद्धांत का नाम था राजनीतिक संघर्ष या राजनीतिक द्वंद्व का सिद्धांत, रचनात्मक संघर्ष या रचनात्मक द्वंद्व का सिद्धांत। फॉलेट अपने लेखन में संघर्ष की समस्याओं को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया और अपने इस विचार की रचनात्मक संघर्ष नाम दिया। उन्होंने कहा कि संघर्ष को किसी भी संगठन के किसी भी कार्यकलाप में सामान्य प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी संगठन में संघर्ष नहीं है तो वो एक प्रकार से संगठन सही प्रकार से संचालित नहीं हो रहा है। उनका मानना था कि एक संगठन में जो कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनके विचारों में अलगाव हो सकता है, उनके सोच में अलगाव हो सकता है, तो अलगाव होने के कारण रचनात्मक संघर्ष होगा ही होगा और जिसके द्वारा सामाजिक रूप से उपयोगी जो मतभेद हैं वो सभी संबंधितों को फायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि उससे पक्ष और विपक्ष सभी चीजों को हमको देखने का नजरिया मिलता है। उन्होंने संघर्ष होने को युद्ध नहीं माना है, बल्कि बस उससे मतभेदों का प्रकटीकरण माना है कि एक संगठन में कार्य करने वाले जो लोग हैं उनमें आपस में मतभेद का प्रकट होना चाहिए, क्योंकि अगर मतभेद प्रकट नहीं होगा तो जो संगठन में कार्य करने वाले लोग हैं उनके विचारों से हम परिचित नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए फॉलेट ने संघर्ष को वस्तुतः विचारों और हितों के मतभेद माना है, जो सिर्फ नियोक्ता और कर्मचारी के बीच नहीं होते, उस प्रबंधक और उसमें काम करने वाले लोगों के बीच ही नहीं होते, बल्कि उनका मानना था कि प्रबंधकों के बीच में और निदेशकों के बीच में भी आपस में मतभेद हो सकता है। अगर हम फॉलेट के इस विचार को, जो मिल का स्वतंत्रता संबंधी विचार है, उससे भी तुलना कर सकते हैं। मिल ने भी कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी तो वह अपने विचारों को समाज के सामने रख सकेगा। मिल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इतना प्रबल समर्थक था कि उनका मानना था कि अगर 100 में से 99 लोग एक बात कह रहे हो और एक व्यक्ति भी अगर उनसे अलग बात कह रहा है तो उसको भी अपनी बात को रखने का अधिकार होना चाहिए। इसके पीछे उनका जो लॉजिक था मिल का, उसमें मिल का मानना था कि जब भी क्या कहते हैं कोई व्यक्ति अपना विचार रखता है तो उसके एक दो परिणाम होंगे। अगर वो विचार सही होगा, अगर बाई चांस वो विचार सही हो जाता है तो समाज को एक सत्य पता चलने से रह जाता। और दूसरा मिल का जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने कहा अगर वो विचार गलत होगा तो सत्य विचार के संपर्क में आने से अपने आप वो खारिज हो जाएगा और सत्य विचार और प्रबल तरीके से समाज के सामने उपस्थित होगा। तो मिल भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से इसी प्रकार की बात करते हैं। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का छूट होना चाहिए। कुछ इसी प्रकार के विचार को हम फॉलेट के विचारों में भी देख सकते हैं। उनका मानना था कि जो नियोक्ता और कर्मचारी हैं उनके बीच हो सकता है विवाद हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि कर्मचारी कुछ ऐसे विचार दे जिससे प्रबंधक को भी फायदा हो, और जब प्रबंधक को फायदा होगा तो उससे
जो औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो रही थी उसमें भी फायदा मिल सकता है। तो फॉलेट संघर्ष को एक सामान्य प्रक्रिया मानती है जिसे सामाजिक दृष्टि से उपयोगी संघर्ष सभी लोगों के ज्ञान की परिधि को व्यापक बनाने की दिशा में तत्पर होगा। उनका मानना था कि जो व्यक्तिगत मत भिन्न है के कारण संघर्ष मानवीय संगठन में अपरिहार्य है, इसलिए उन्हें बुरा कहकर आलोचना करने की जगह उससे लाभ उठाने की कोशिश की जानी चाहिए। संघर्ष तो है तो इसका रचनात्मक कैसे बनाया जाए इसकी ओर प्रयास करना चाहिए। फॉलेट कहती हैं कि जो संघर्ष होता है उसके समाधान के उन्होंने तरीके भी किए कि जब किसी भी संगठन में किसी प्रकार का संघर्ष है तो समाधान कैसे उसका किया जा सकता है। उन्होंने समाधान के लिए 3 कॉन्सेप्ट दिए। पहला उन्होंने प्रभुत्व की बात की, दूसरा उन्होंने समझौता की बात की और तीसरा उन्होंने एकीकरण की बात की। तो प्रभुत्व का उनका विचार था। उनका मानना था कि प्रभुत्व के अंतर्गत क्या होता है कि एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर विजय हासिल कर ली जाती है और इस विजय हासिल करने से जो संघर्ष होता है वो दूर हो जाता है। और ये संघर्ष दूर करने का सबसे सरल तरीका फॉलेट बताती हैं, मगर यह सरल उसी क्षण के लिए। उस समय तो हमने संघर्ष को समाप्त कर दिया क्योंकि उसने विजय हासिल कर लिया, लेकिन ये दीर्घकालिक स्थिति से निपटने के लिए यह तरीका सही नहीं है। उनका मानना था कि जब भी वो व्यक्ति जिस व्यक्ति के ऊपर विजय हासिल किया गया है तब भी वह शक्तिशाली होगा, तो जिस व्यक्ति ने उसके ऊपर प्रभुत्व हासिल किया है उससे बदला लेने की भावना में होगा। और यही सबसे ज्यादा प्रभुत्व के साथ समस्या है, क्योंकि इसके अवचेतन में इस प्रक्रिया के कारण होने वाला कष्ट का अनुभव मौजूद होता है। तो जो भी व्यक्ति हारा रहता है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर दुखों का पहाड़ रहता है, और वो जब भी अपने स्थिति को मजबूत पाता है तो वो अपनी हार का बदला लेने जैसे मानसिकता में हमेशा रहता है, और इसके कारण मौका मिलते ही वो क्या करेगा, विद्रोह कर देगा, विद्रोह का रूप धारण कर लेगा। जैसे कि फ्रायड का जो मनोविश्लेषणवाद है, जो इड, सुपर ईगो और इड का इस कॉन्सेप्ट देते हैं, उसमें वो यही कहते हैं कि आदमी एक अपनी इच्छाओं को दबाता है, एक समय तक वो दबाता है, लेकिन वो इच्छाएं फिर कभी एक बार प्रबल होकर समाज के सामने आने का प्रयास करती है। तो प्रभुत्व के अंतर्गत भी ऐसी ही बात फॉलेट करती है। उनका मानना था कि जब भी वो व्यक्ति शक्तिशाली होगा तो अपने व्यवहार से दूसरे व्यक्ति को ऊपर प्रभुत्व लाने का प्रयास करेगा। तो प्रभुत्व को वो सबसे सरल तरीका तो मानती हैं, लेकिन दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर प्रभुत्व उतना कारगर साबित नहीं होता है। जो संघर्ष के समाधान का फॉलेट का जो दूसरा तरीका था वो उसको समझौता नाम देती है, कॉन्टेक्ट नाम देती है। उनका मानना था यह एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए दुनिया के ज्यादातर लोग अपने संघर्ष का समाधान करते हैं, ताकि संघर्ष के चलते उनकी जो प्रगति में बाधक ना हो। लेकिन संघर्ष समाधान के इस तरीके में दोनों लोगों के द्वारा क्या किया था, अपनी कुछ इच्छाओं का परित्याग कर दिया जाता है। एक पक्ष भी कुछ अपनी इच्छाओं को छोड़ता है और दूसरा पक्ष भी अपनी कुछ इच्छाओं को छोड़ता है, और इन इच्छाओं के परित्याग करने से आपस में एक समझौता होता है, और इस समझौते के माध्यम से संघर्ष का समाधान हो जाता है, जिससे कि इस मसले का हल निकालने के लिए सामंजस्य स्थापित कर लिया जाता है। यद्यपि संघर्ष समाधान का यह सबसे स्वीकार्य तरीका है, फिर भी बहुत ही कम लोग इसे अपनाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दोनों पक्षों को अपनी थोड़ी थोड़ी इच्छाओं का परित्याग करना चाहता है, और ये इसलिए पॉसिबल है कि जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है वो अपनी इच्छाओं का परित्याग नहीं करना चाहता। तो ऐसी परिस्थिति में भी यद्यप समझौता के द्वारा समाधान तो हो जाता है, लेकिन यह भी कहीं से भी दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए सही उतना नहीं होता है। तो संघर्ष के समाधान की जो तीसरी पद्धति है फॉलेट ने दिया था, वो उनको एकीकरण नाम देती है। और एकीकरण की जो पद्धति है वो फॉलेट
के अनुसार संघर्ष के समाधान की सबसे अच्छी पद्धति है। एकीकरण संघर्ष समाधान का तीसरा तरीका है। इस तरीके में क्या होता है कि दोनों पक्षों की इच्छाओं को मिलाकर एक कर दिया जाता है। कुछ इच्छाएं ए से ली जाएंगी, कुछ इच्छाएं बी से ली जाएंगी और दोनों इच्छाओं को मिला दिया जाएगा और नतीजन जो दोनों पक्ष होंगे में से किसी को भी अपनी इच्छा का परित्याग नहीं करना पड़ेगा। और इसके फॉलेट के अनुसार यह तरीका समझौते से बेहतर है, इससे ज्यादा लाभ है। समझौता से कोई नई स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, अपितु मौजूदा स्थिति से ही निपटना पड़ता है। जबकि एकीकरण क्या है, वो एक नई खोज है और वो कुछ नए मूल्यों को गढ़ता है। और नए मूल्यों के गढ़ने में क्या होता है कि हम कुछ इसके गढ़ने में कुछ हम बेहतर तकनीक का प्रयोग करते हैं। दोनों पक्षों ने अपने अपने कुछ मूल्यों को सौंपा था, तो उस मूल्य में कुछ हम अच्छी तकनीक भी ला सकते हैं। इससे समय तथा संसाधन दोनों की बचत होती है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संघर्ष दूर करने का जो तरीका, इसमें समस्या की हम जड़ तक जाने का प्रयास करते हैं कि कहां समस्या है। और जब तक हम समस्या की जड़ तक नहीं जाएंगे, उसके ऊपरी स्तर पर समाधान करते रहेंगे, तब तक संगठन में समस्याएं कहीं न कहीं बनी रहेंगी। और जब जड़ से समस्या का समाधान हो जाएगा, तो हम अपनी औद्योगिक गतिविधियों को सही प्रकार से संचालित कर पाएंगे। और एकीकरण की गतिविधि के अनुसार, फॉलेट के अनुसार, इस गतिविधि के अपनाने से संघर्ष सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। फॉलेट का मानना था कि समझौते के जरिए संघर्ष से निपटते हैं तो किसी न किसी दिन ये पुनः उभर कर आएंगे, क्योंकि समझौते के जरिए जिसकी इच्छा को दबाया जाता है वह हमेशा के लिए खत्म नहीं होती, वह बनी रहती है और किसी दिन उभर कर बाहर सामने आ जाती है। लेकिन इसके साथ साथ फॉलेट कुछ एकीकरण की सीमाएं भी बताती हैं। एकीकरण फॉलेट के अनुसार संघर्ष समाधान की सबसे अच्छी तकनीक है, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। हालांकि इस तरीकों को अपनी कुछ सीमाएं जो बताते हैं, उनका मानना था कि हमेशा एकीकरण हो जाए ऐसा संभव नहीं है। फॉलेट के अनुसार यह भी समस्या आती है कि जब हम यह कह पाना ही मुश्किल हो कि निर्णय सही मायने में एकीकरण को प्रतिबंधित करता है या समझौते को। उन्होंने दोनों को बड़ा सिमिलर माना था कि समझौते के अंतर्गत भी दोनों पक्ष एक प्रकार से अपनी कुछ इच्छाओं को छोड़ते हैं और एकीकरण में वह उनको मिला देते हैं और समझौते में उसको अलग करने की बात करते हैं। तो ये सबसे बड़ी सीमा है उनकी। लेकिन एकीकरण के कुछ आधार भी बताती हैं फॉलेट एकीकरण हासिल करने के आधारों की भी चर्चा करती, और सबसे जरूरी है कि मतभेदों को न छिपाया जाए। कहते हैं कि कोई भी एकीकरण तभी सबसे अच्छे तरीके से होगा जब जो मतभेद हो उसको छिपाया ना जाए, संगठन में उसे खुलकर सामने रखा जाए। और जब हम खुलकर सामने रखेंगे तो एकीकरण फलीभूत होगा। और यह तब तक असंभव है जब तक हम यह न समझ लें कि हमारे बीच आखिर मतभेद क्या है। अगर हम मतभेद कोई ना समझेंगे तो एकीकरण की गतिविधि को हम समझ ही नहीं पाएंगे। उनका जो दूसरा आधार है, उस आधार की व्याख्या करते हुए फॉलेट कहती हैं कि हर मामलों को अलग अलग घटकों में बांटना चाहिए। अर्थात संघर्ष में शामिल दोनों पक्षों को मांगों पर गौर करना और उन्हें समझने की सुविधा के लिए उसे कई खंडों में विभाजित कर लेना चाहिए। जब हम कई खंडों में विभाजित करेंगे तो हमें समस्या का पूरा पता चल पाएगा और समस्या की जड़ तक हम पहुंच पाएंगे, और समस्या की जड़ तक पहुंचने के बाद हम उसका समाधान भी ढूंढ लेंगे। तो एकीकरण का तीसरा आधार था, उनका मानना था कि संघर्ष या द्वंद्व का पूर्वानुमान लगाना एकीकरण का तीसरा चरण है। द्वंद्व के पूर्वानुमान का मतलब उसकी अपेक्षा करना नहीं, बल्कि उसके साथ अलग तरह से पेश आना भी है। फॉलेट की नजरों में एकीकरण शतरंज के खेल की तरह है, मगर इस खेल में पूर्वानुमान ही नहीं बल्कि अपने आप में काफी नहीं होता है, बल्कि उस पूर्वानुमान के आधार पर हम मुश्किल परिस्थितियों में कैसी अनुक्रिया देंगे
या जवाब देने की हमारी तैयारी कैसी है, इसका भी अध्ययन करना चाहिए। इसके साथ साथ एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, इसकी चर्चा भी मिस फॉलेट ने किया है। उनका मानना एकीकरण के लिए उच्च बुद्धि, कुशाग्र बोध, अलग अलग भेद कर पहचान करने की योग्यता और प्रभावशाली खोजी प्रवृत्ति की जरूरत पड़ती है। इसकी राह में एक और समस्या है कि लोगों पर प्रभुत्व से अनाच्छादित होने का स्वभाव होता है। हर समय एक दूसरे के ऊपर प्रभुत्व को लाना चाहते हैं। कई लोगों के लिए एकीकरण एक नीरस मामला है, यह उन्हें न तो विजय की संतुष्टि देता है और न ही जीत का रोमांच पैदा करता है। फॉलेट का मानना था कि एक ऐसे स्वभाव वाले लोग एकीकरण के बजाय प्रभुत्व को ही प्राथमिकता देते हैं। इसके साथ जो अन्य बाधाएं हैं, उसमें भाषा की समस्या है। फॉलेट का मानना है कि उपयोग में जो लाई जाने वाली भाषा है वो द्वंद्व बढ़ाने वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें सामंजस्य परख होनी चाहिए। हम सामान्यतः क्या देखते हैं कि भाषा का प्रयोग एक संगठन के बीच में इस प्रकार से की जाती है, जो समस्या होती है वो समस्या और बढ़ जाती। जहां समस्या को हम समाप्त करने की बात करते हैं, लेकिन भाषा ऐसे प्रयोग कर दी जाती है जिससे वहां पे समस्या और बढ़ जाती है। आमतौर पर कई बार ऐसा होता है कि प्रयोग की जानी भाषा के कारण विवाद समाप्त होने के और बढ़ जाते हैं, और इसके चलते कुछ ऐसे विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं जो पहले अस्तित्व में ही नहीं थे। तो भाषा जहां तत्कालीन समय की विवाद को तो बढ़ाने का प्रयास कर मतलब बल दे सकता है, इसके साथ साथ अन्य समस्याओं को भी खड़ा कर सकता है। ये जो रचनात्मक संघर्ष का सिद्धांत था मिस फॉलेट का, ये उनका संगठन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। इसके साथ सत्ता, प्राधिकार एवं नियंत्रण की भी बात मिस फॉलेट अपने विचारों में करती हैं। फॉलेट सत्ता, प्राधिकार एवं नियंत्रण की समस्याओं पर विशेष ध्यान देती हैं। सत्ता के अपने विश्लेषण में वह बिल्कुल गहन, सूक्ष्म और स्पष्ट मौलिक अंतर्दृष्टि अपनाती हैं और सत्ता को चीजों को संभव बनाने, सकारात्मक अभिकर्ता होने तथा बदलाव शुरू करने की योग्यता के रूप में परिभाषित करती हैं। उनके अकॉर्डिंग सत्ता मनचाहे प्रभाव पैदा कर सकती की क्षमता रखती है। यह सभी मनुष्यों को प्रकृति से विरासत में मिलने वाली सहज प्रवृत्ति है। फॉलेट जो है सत्ता किसी के साथ और किसी के ऊपर जैसी स्थितियों में भेद करती है मिस फॉलेट। उनका मानना था कि किसी के ऊपर सत्ता के बजाय किसी के साथ सत्ता बेहतर है, क्योंकि उनका मानना कि जो पहले प्रकार की सत्ता है वो अपने आप विकसित होने वाली सत्ता है, जो मतभेदों व संघर्षों को कम करते हुए एक बेहतर समझदारी विकसित करती है। हालांकि फॉलेट यह भी कहती हैं कि किसी के ऊपर सत्ता जैसी स्थिति से छुटकारा पाना संभव नहीं है और उनके अनुसार इसको बस कम किया जा सकता है, इसे पूरी तरह से छुटकारा इससे नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ प्राधिकार की भी बात फॉलेट करते हैं। फॉलेट ने प्राधिकार को निहित सत्ता को विकसित तथा इस्तेमाल करने के अधिकार के रूप में परिभाषित करती हैं। उनका मानना था कि जो प्राधिकार होते हैं वो सत्ता का कब और कैसे उपयोग करना है इसके बारे में आदेश देते हैं। इसके साथ आयोजना और समन्वय की भी बात फॉलेट करती हैं। आयोजना को फॉलेट ने स्व समायोजन व स्व समन्वय की एक व्यवस्था माना है, जिससे विभिन्न तरह के हितों को सूत्रबद्ध किया जाता है। यह स्व समायोजन की प्रक्रिया केवल समन्वय के द्वारा ही संभव है। इसके साथ समन्वय को परिभाषित करते हुए फॉलेट की दृष्टि में समन्वय विभिन्न अंशों या अवयवों का सुसंगत अनुक्रम है। वो कैसे सभी जो भिन्न भिन्न अंश है उन अंशों को कैसे समन्वित करके एक साथ देखने का प्रयास फॉलेट अपने विचार के अंतर्गत करती है। फॉलेट ने इसके साथ नेतृत्व के संबंध में अपने विचार दिए। फॉलेट नेतृत्व की प्रक्रिया पर भी अपना यथेष्ट ध्यान देती है और उस पर विस्तार से चर्चा करती है। वह मानती थे कि नेतृत्व के संबंध में पुराने विचार बदले जा रहे, क्योंकि मानव संबंध की जो अवधारणाएं वो बदल रही हैं। उनके अनुसार नेता वह नहीं होता जो संगठन का अध्यक्ष हो
या विभाग का प्रमुख हो, बल्कि नेता वह होता है जो परिस्थिति को समग्रता में देख सकता हो। केवल अध्यक्ष हो जाने से या विभाग का प्रमुख हो जाने से वो नेता नहीं हो सकता या नेतृत्व का गुण उसके अंतर्गत नहीं हो सकता, बल्कि उसके लिए उसको परिस्थितियों को समग्रता में देखने की क्षमता होनी चाहिए कि किन परिस्थिति का और किन घटनाओं का संगठन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तत्कालीन समय में क्या प्रभाव पड़ेगा और दीर्घकालिक समय में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों के अध्ययन की वो बात करती। उनका मानना था कि नेता के अंदर अपने समूह में उत्साह भरने का गुण होना चाहिए। और फॉलेट के अनुसार नेतृत्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला उनका पद पर आधारित नेतृत्व, व्यक्तित्व से उद्भूत होने वाला नेतृत्व और प्रकार से उत्पन्न होने वाले नेतृत्व। इन 3 प्रकार के नेतृत्वों की बात भी मिस फॉलेट करती हैं। तो मिस फॉलेट के अंतर्गत हमें इतनी सारी चीजों को जानना था कि उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट अपने विचार दिए वो उनका रचनात्मक संघर्ष का सिद्धांत था। और उस रचनात्मक संघर्ष के सिद्धांत के अंदर उन्होंने 3 भागों में बांटा। पहले प्रभुत्व की बात की थी, दूसरा समझौता की बात की थी और तीसरा एकीकरण की बात की थी। और एकीकरण की प्रक्रिया को उन्होंने समस्या के समाधान के लिए, रचनात्मक संघर्ष के समाधान के लिए एक नवीन चीज माना था। उन्होंने माना था ये समाज या सोसाइटी के लिए एक नया कुछ देता है और एकीकरण पर उन्होंने बल दिया था। तो इतनी सारी चीजें हमको मिस फॉलेट के बारे में उनके प्रशासनिक चिंतन या उनके प्रबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत जाना था। उन्होंने नेतृत्व संबंधी अपने क्या विचार दिए, अपने समन्वय संबंधी क्या उन्होंने विचार दिए, प्राधिकार या सत्ता संबंधी उन्होंने क्या विचार दिए, इन सभी को हमने समराइज रूप से देखा। अब जल्दी से हम मैक्स वेबर के बारे में देखने का प्रयास करते हैं और आज जितना समय उसमें मैक्स वेबर को देखेंगे उसके बाद अगली क्लास में भी मैक्स वेबर को थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो मैक्स वेबर उनका प्रशासनिक विज्ञान के अध्ययन में नौकरशाही विषय को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। नौकरशाही और मैक्स वेबर को एक दूसरे का पर्यायवाची समझा जाता था, क्योंकि समाज विज्ञान के जिन विद्वानों ने नौकरशाही की अवधारणा की व्याख्या करने की चेष्टा की है उनमें मैक्स वेबर का स्थान बहुत ही अद्वितीय है। और आधुनिक जो प्रशासनिक विचारकों पर मैक्स वेबर का प्रभाव ऐसा था कि नौकरशाही के बारे में जितने भी उसके बाद से बातें हुई वो या तो वेबर के पक्ष में हो या तो वेबर के आलोचना में हुई। वेबर से अलग जाकर किसी ने भी फिर नौकरशाही की व्याख्याएं ज्यादा नहीं की, या तो वो वेबरियन मॉडल के विरोधी थे या उसके भिन्न भिन्न रूपांतरण थे। आइए हम वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत के विषय में जानने से पहले वेबर के कुछ ऑटोबायोग्राफी को जानते हैं। वेबर का जन्म जो है वो 1864 ईस्वी में पश्चिमी जर्मनी के कपड़ा विनिर्माता परिवार में हुआ था। उनकी जो फैमिली थे वो एक प्रकार से कपड़े के बिजनेस में थी। 1879 ईस्वी में उन्होंने मध्य युगीन व्यापार संगठनों का इतिहास में योगदान पर डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की और इस पे अपना शोध प्रबंध जमा किया। और इस शोध के जमा करने के पहले अगर हम वेबर के थोड़ा सा लाइफ के बारे में डिटेल से जाने तो वेबर के अंतर्गत कुछ मूलभूत विशेषताएं बहुत ही पहले से ही हम देख सकते हैं कि वेबर में व्यवस्थित अध्ययन और विश्लेषण की जो उत्सुकता थी वो उनके 13 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है। 13 वर्ष की आयु से उन्होंने जो लिखना पढ़ना शुरू किया था उसमें उन्होंने एक व्यवस्थित अध्ययन की प्रणाली विकसित थी और उसका उन्होंने विश्लेषण किया था। इसके साथ साथ जो वेबर का जो वास्तविक मानना था कि जो वास्तविक अनुभवों से जो हासिल ज्ञान होता है वो किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रमाणिक होता है। इस प्रकार वेबर अपने तत्कालीन जीवन में उन्होंने जो इंपीरिकल स्टडी की, जो जर्मनी के उस समय के समाज में उन्होंने देखा, जो बिस्मार्क का एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी उसको जो उन्होंने देखा, उन सभी चीजों का वेबर के ऊपर बहुत ही दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा और उनके विचारों को और उनके नौकरशाही संबंधी विचारों को में उनके तत्कालीन परिस्थितियों के प्रभाव को हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो वेबर बाहर से तो प्रगतिशील दिखने वाले विचारक थे,
लेकिन हृदय से वो बहुत ही रूढ़िवादी थे। इसका कहने के पीछे जो कारण हम उनके नौकरशाही संबंधी जो विचार हैं हम उसमें देखेंगे, क्योंकि नौकरशाही संबंधी जो उनके विचार वो तत्कालीन परिस्थितियों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे। और वेबर ऐसा तो शो कर रहे थे वो प्रगतिशील विचारों को अपना रहे, लेकिन कहीं न कहीं उनमें रूढ़िवादिता के तत्व को भी हम देख सकते हैं। जो वेबर के लेखन में तत्कालीन जो जर्मनी की सामाजिक दशाएं थी वो भी प्रतिबंधित होती, क्योंकि जो उनका आलोचक जब उनकी नौकरशाही की आलोचना करते हैं तो वो तत्कालीन नौकरशाही के आधार पर उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन जो अपना वेबर ने अपना नौकरशाही का मॉडल दिया था वो जर्मनी की तत्कालीन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग दिया था। तो उस समय के आधार पर उसके पर वेबर का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, लेकिन आधुनिक नौकरशाही के सिद्धांत के आधार पर हम वेबर का मूल्यांकन करते हैं। इसके साथ साथ बिस्मार्क के नेतृत्व में जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था और जो मध्यवर्गीय उदारवादी आंदोलन का समापन हुआ था, इन स्थितियों ने भी वेबर को आश्वस्त किया कि बड़े लक्ष्य जो होते हैं वो केवल सत्ता की राजनीति के जरिए ही हासिल किए जा सकते हैं। और यही कारण था कि वेबर ने सत्ता के अध्ययन पर बहुत ही बल दिया था। उन्होंने सत्ता के 3 प्रकार बताए थे। एक उन्होंने करिश्माई सत्ता की बात की, एक उन्होंने तार्किक विधिक सत्ता की बात की, और एक तार्किक विधिक सत्ता के साथ साथ कानूनी सत्ता और पारंपरिक सत्ता की भी उन्होंने बात की थी। तो इन तीनों का जो विभाजन किया था उसके पीछे कहीं न कहीं यही उद्देश्य था कि उनका मानना था कि जो लक्ष्य होते हैं और लक्ष्य को सत्ता की राजनीति के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। उन्होंने सत्ता, संगठन और वैधता के 3 बात की। प्रशासन के क्षेत्र में जो वेबर द्वारा किए कार्यों में विशेष रूप से जो तत्व उल्लेखनीय है उनमें प्रभुत्व, नेतृत्व और वैधता के सिद्धांतों का उल्लेख किया जा सकता है। वेबर ने सत्ता, शक्ति और नियंत्रण में भेद किया है। उनके अनुसार किसी व्यक्ति के पास शक्ति होने का सबूत यह होता है कि वह तमाम प्रतिरोधों के बावजूद समाज पर अपनी इच्छा को थोप सके। वेबर ने प्रशासन को प्रभुत्व या सत्ता प्रयोग के रूप में परिभाषित किया। एडमिनिस्ट्रेशन को वो प्रभुत्व और सत्ता के रूप में परिभाषित किया, जबकि दूसरे अधिकांश जो प्रशासनिक चिंतकों ने प्रशासन को सेवा या कर्तव्य निष्पादन के रूप में परिभाषित किया है। वेबर ने सत्ता के जो 3 प्रकार की चर्चा की उसमें उन्होंने कानूनी जो सत्ता थी जो कि उनकी नौकरशाही का आधार बनती है उसको सबसे ज्यादा महत्व दिया। जो कानूनी सत्ता की अवधारणा है वो उन संगठनों में मूर्त हो सकती है जहां नियमों का न्याय संगत ढंग से और संगठन के सभी सदस्यों के लिए वैध सुनिश्चित सिद्धांतों के अनुसार प्रयुक्त किया जाता हो। शक्ति का प्रयोग करने वाले सदस्य वरिष्ठ अधिकारी होते हैं और जिनकी नियुक्ति क्या होती है वो एक कानूनी प्रक्रिया के द्वारा नियुक्त होते हैं ताकि विधिक क्रम जो है वो एक प्रकार से कायम रहे। कानूनी आदेशों का पालन करने वाले और इनका पालन करने वाले अधिकारों के नियमों की व्यवस्था में हम सभी को बराबर होते। इसके साथ साथ वेबर पारंपरिक सत्ता की भी बात करते हैं। पारंपरिक सत्ता वेबर के अनुसार अनंत काल से अपनी स्वीकृति के कारण निरंतर अपनी वैधता ग्रहण करती। ऐसी पारंपरिक सत्ता का इस्तेमाल करने वाले लोगों को आमतौर पर मालिक शब्द से संबोधित किया था। उन्हें यह निजी सत्ता वंश विरासत की सामाजिक परंपरा के कारण हासिल हुई होती है जिसमें उसका कोई योगदान नहीं होता है। ऐसा आदेश समाज में मौजूद जो रिवाज होते हैं उससे वैधता ग्रहण करते हैं और ऐसे प्रभुत्व संपन्न स्वामियों का निर्णय उनके व्यक्तिगत इच्छाओं पर निर्भर होता है और इसके लिए किसी तार्किक आधार या नीति नियामक संस्था की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये परंपरा से चले आई हुई चीजें होती हैं जो कि रीति रिवाजों के आधार पर समाज में व्याप्त होती हैं। इसके साथ जो तीसरा सत्ता का प्रभुत्व था वो करिश्माई सत्ता थी। करिश्माई सत्ता के अंदर किसी नेता के द्वारा अपने व्यक्तित्व या कुशल वक्ता होने के कारण
जब सभी व्यक्ति उसके आदेशों का पालन करें तो ऐसी सत्ता को हम करिश्माई सत्ता कहते हैं। इस व्यवस्था के तहत जो लोग इन चमत्कारिक व्यक्तित्व वाले लोगों की आज्ञा का पालन करते हैं, वे लोग किसी नियम, अनुबंध या पद या मर्यादा के चलते ऐसा नहीं करते, बल्कि इस तरह के व्यक्ति की असाधारण क्षमताओं के चलते वह उनका अनुसरण करते हैं। वेबर के अनुसार इन 3 तरह की सत्ताएं अभी तक वैध बनी रहती हैं, जब तक कि शासित लोग इस तरह की सत्ता को स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो हम आज वेबर के बस तार्किक विधिक सत्ता, कानूनी सत्ता और करिश्माई सत्ता के बारे में ही जाने। हम आगे नौकरशाही के विषय में वेबर ने क्या विचार दिया है उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।